ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू चैप्टर। तो हम लोग अभी एग्रीकल्चर फार्मिंग के टाइप्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने समझ लिया है। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है सब्सिस्टेंस, ये तो कॉमन रहेगा। सेल्फ, अब जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो ये पर्सन के सेंस में भी हो सकता है, कंट्री के सेंस में भी हो सकता है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। जब एग्रीकल्चर बहुत इंटेंसिवली की जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, जो उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको बहुत क्लोज नेटवर्क से यूज़ किया जाता है, तो वो इंटेंसिव हो जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। जिस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लैंड कम होने लगती है, उस एरिया में ये एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए। सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स, इसमें लैंड्स यूज़ होने लगी, तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इस जगह पे ये खेती की जाती है। नाउ वट क्या हो रहा है, बिकॉज लैंड अब रिस्ट्रिक्ट हो रही है, लैंड कम हो रही है, तो उसी लैंड से हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया कि लैंड जो है वो उस पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और साथ के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब देखो दोनों चीज़ अलग हो गई एक दूसरे से। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो गया कि नीड ऑफ फूड, फूड की जो नीड है वो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा खाना चाहिए। अब पहले खुली ज़मीन थी, अब खुली ज़मीन भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए घर भी चाहिए, उनके लिए रोड्स भी चाहिए, उनके लिए रेलवे लाइन भी बननी है, तो लैंड उसमें शिफ्ट हो रही है। तो उसी कम लैंड से, अगर हमारे पास कम लैंड है और उसी लैंड से हमको ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना हो, तो वी हैव टू यूज़ इंटेंसिव मेथड्स। ये अपने क्लास 9th स्टोरी ऑफ पालमपुर में समझा था कि सेम पीस से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो ये पॉइंट 2 अब आप देखिए, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें लेबर का काम ज़्यादा होता है, मज़दूर ज़्यादा चाहिए, और मज़दूर ज़्यादा मिलते भी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चीप लेबर मिल जाता है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का मतलब फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा। केवल मॉनसून पे डिपेंड नहीं करती, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें एक चीज़ जो लिखी है कि ये लेबर इंटेंसिव है, इट इज़ नॉट मशीन इंटेंसिव। वाई? लेबर ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनका साइज़ कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो छोटे में ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करना मुश्किल होता है। दैट्स वाई इट इज़ लेबर इंटेंसिव, ठीक है। और इसमें ये भी बताया है कि जैसे जैसे इनहेरिटेंस के रूल्स हैं, तो धीरे धीरे लैंड होल्डिंग का साइज़ और कम हो रहा है। लैंड होल्डिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड, वो अनइकोनॉमिकल होते जा रहे हैं। अनइकोनॉमिकल का मतलब छोटे होते जा रहे हैं, तो उनसे प्रोडक्शन लेना नुकसान होने लगता है कई बार। तो एक लैंड मान लीजिए किसी के पास 100 हेक्टेयर है, फिर उसके बच्चे हुए उनमें बढ़ गए, फिर उनके 2-2, 3-3 बच्चे हुए उनमें बढ़ गए, तो एक किसान के पास लैंड कम होती जा रही है। और तो ये हमारा जो होता है, और इसलिए कई बार इसमें हमारा किसान को पूरा जितना उसकी नीड है उतना नहीं मिल पाता, और वो उसको बाकी चीज़ें भी अपने लाइवलीहुड के लिए करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर से उसका पूरा काम नहीं चल पाता है। ये हो गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। थर्ड जो होता है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है व्हेन एग्रीकल्चर इज़ डन फॉर द मार्केट पर्पस। किसान के पास इतना होता है कि वो मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये जो होती है ये भी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी कंट्री में ये इंटेंसिव फॉर्म में ही हो रही है, लेकिन कमर्शियल भी हो रही है। इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, मॉडर्न इनपुट सारे यूज़ किए जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और इसमें मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। और ये कई बार एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों हो
सकती है। एक्सटेंसिव का मतलब जिस एरिया में लैंड का प्रेशर थोड़ा सा कम है, उस एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर कम है, लैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव फॉर्म में होती है, एंड जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर कम है वहाँ पे ये इंटेंसिव फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म्स बहुत बड़े हैं क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, पॉपुलेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, तो यूज़ ऑफ मशीन, ट्रैक्टर्स, ये सब होता है। यहाँ पे कई बार पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हेलीकॉप्टर से स्प्रिंकल किए जाते हैं। इंडिया में भी एक्सटेंसिव फॉर्म में हो रही है। पंजाब में, हरियाणा में लोगों के बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो यहाँ पे भी होती है। लेकिन कमर्शियल का मतलब ये मत समझिए कि हमेशा एरिया बड़ा होगा। कुछ कमर्शियल छोटे एरिया में भी होती हैं, लेकिन वो होती कमर्शियल है बिकॉज फार्मर्स आर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ डन फॉर मार्केट, बेचने के लिए किया जाता है। Third is plantation agriculture. It is again commercial agriculture but it is very specific, so इसको हम अलग कर देते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में भी आपने क्लास 9 में बहुत पढ़ा है फॉरेस्ट सोसाइटी में कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने आके हमारी कंट्री में प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अगेन अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड इन दिस सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही क्रॉप बहुत बड़े एरिया में लगाई जाती है। आपने यहाँ पे जब भी आप अरुणाचल आसाम बॉर्डर क्रॉस करते होगे, अरुणाचल के भी कुछ एरिया में, आसाम में देयर आर बिग टी एस्टेट्स, तो ये जो टी स्टेट्स हैं, टी कल्टीवेशन है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ये इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि इसको इंडस्ट्री भी कंसीडर करने लगते हैं लोग। और ये जो है प्लांटेशन हैज़ अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नॉर्मली वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम भी चल रहा होता है। प्लांटेशन में कैपिटल इंटेंसिव चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, और इसमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कॉफ़ी, टी, तो इसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम का अच्छा चाहिए होता है, और इनको मैनेज करने के लिए पूरा इनका एक ऑफिस टाइप होता है। तो ये नॉर्मल एग्रीकल्चर से थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें काफ़ी हमको मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा टी स्टेट्स के अपने ऑफिसेज होते हैं, वहीं वो लोग टी फैक्ट्री भी लगा देते हैं। तो इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़। और टी, कॉफ़ी, रबड़, ये प्लांटेशन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आपको इसमें दिया भी गया है किस एरिया में कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा है। इस पिक्चर में आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर फील्ड्स को देख सकते हैं। ये तो आपने रियल में भी देखे ही होंगे। अगर आप जब गोपुर से आगे की तरफ जाते हैं तो हमको टी स्टेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग क्रॉपिंग सीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो सीज़न होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। इनको एग्रीकल्चर सीज़न भी कहा जाता है। तो दीज आर द एग्रीकल्चर सीज़न ऑफ इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। द फर्स्ट वन इज़ रबी सीजन। रबी सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये अक्टूबर टू दिसंबर इसमें फसल बोई जाती है और अप्रैल टू जून फसल कट के तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम अप्रैल टू जून। ये पॉइंट्स एकदम मैंने आपके लिए समराइज़ करके रखे हैं, तो आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। इसकी मेन क्रॉप्स जो होती हैं इट इज़ वीट, बार्ले, पीज, चना, मस्टर्ड, ये इसकी मेन क्रॉप्स हैं। कंट्री के लगभग हर ही एरिया में कोई ना कोई खरीफ रबी क्रॉप हो रही है, लेकिन फिर भी ये स्टेट हैं जहाँ पे रबी की क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी। आप इसको एक मैप में इन स्टेट्स को कलर से शेड कर लीजिएगा और आप लिख सकते हैं रबी सीज़न, रबी प्रोमिनेंट स्टेट्स। नेक्स्ट, इसमें जो विंटर रेनफॉल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अक्टूबर से
शुरू हो रहा है, अक्टूबर तक मानसून ख़त्म हो जाता है। तो विंटर रेनफॉल जो कि वेस्टर्न साइक्लोन्स से होता है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जिस बार विंटर रेनफॉल अच्छी नहीं होती है तो फसल को हमें इरिगेशन से पानी देना पड़ता है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी में रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। ये कुछ फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं। आपको ये पहचानना भी आना चाहिए। वीट यानी गेहूँ, मस्टर्ड, आपने दे मस्टर्ड ऑयल आप देखते होंगे तो इसके सीड से ऑयल निकलता है। पीस यानी मटर, तो आप रियलिटी में भी ये देखे होंगे। घर में पहचानने की कोशिश कीजिए, आपको ग्रेन्स पहचानना आना चाहिए। नाउ सेकेंड सीज़न इज़ खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न जो है ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब होता है मानसून शुरू होने पे इनको बोया जाता है, इनको पानी ज़्यादा चाहिए और सितंबर अक्टूबर तक ये फसल तैयार हो जाती हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं पैडी, चावल, मेज़, ज्वार, बाजरा, अरहर, इसमें दालें ज़्यादा होती हैं, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, सोयाबीन, दीज ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। द मेन एरिया जो स्टेट हैं वो आप देखिए, जहाँ जहाँ भी बारिश ज़्यादा है वहाँ पे ये होते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया जितना भी हमारी कंट्री का है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इसमें खरीफ क्रॉप्स लगाई जाती हैं। ये मत सोचिएगा कि जहाँ खरीफ क्रॉप्स लग रही हैं वहाँ रबी क्रॉप्स नहीं लगेंगी। रबी क्रॉप्स भी लगती हैं, कॉम्बिनेशंस बदल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा होता है क्वांटिटी में वो खरीफ क्रॉप्स का हो रहा होता है। पैडी जो है चावल, इसका मेन स्टेपल क्रॉप है। और पंजाब और हरियाणा जो कि वीट के लिए ही ये एरिया जाना जाता था, यहाँ पे भी अब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के कारण और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ने के कारण अब पैडी भी उगाया जाने लगा है। पहले पंजाब, हरियाणा केवल गेहूं के लिए ही फेमस होता था। जितनी वहाँ पे नेचुरल रेनफॉल है वो गेहूं के लायक ही होती थी। हम अभी देखेंगे आगे कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे जब से इंदिरा गांधी कैनाल बनी है तो अब वाटर सप्लाई अच्छे होने से पैडी का प्रोडक्शन भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पैडी की एक साल में 3-3 क्रॉप्स भी निकाल दी जाती हैं। ये आपको उनके लोकल नाम भी दिए हुए हैं। ये आपको फिर से कुछ फोटोग्राफ्स दी हैं, इसमें आप उनको पहचान सकते हैं। आप खुद भी नेट से इनके ग्रेन्स की अलग अलग स्टेज निकाल के देख सकते हैं। थर्ड जो हमारा क्रॉपिंग सीज़न होता है इसको जायद सीज़न कहते हैं। ये शॉर्ट सीज़न होता है, रबी और खरीफ के बीच में लोग जब किसान अपने खेतों में बीच में जब गैप होता है तो सब्जियां लगा देते हैं। तो जायद सीज़न इज़ शॉर्टेस्ट सीज़न एंड इट इज़ इन दिस द मेन क्रॉप्स दे आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन जो आजकल का टाइम आप देखेंगे ये बहुत आने लगा है, तो ये जायद क्रॉप्स होती हैं। तो ये हमने हमारी कंट्री के तीनों एग्रीकल्चर सीज़न, जायद सीज़न, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ सीज़न एंड रबी सीज़न, तीनों क्रॉपिंग पैटर्न्स देख लिया और हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लिया। तो पार्ट 1 में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल सीजन ऑफ इंडिया। We will continue chapter in part 2. Thank you.